हेलो स्टूडेंट्स, होप आपके आज की पीएबीटी अच्छी गई हो। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नीट का जून बैच का फिजिक्स का पेपर। तो लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर सेट ऑफ नॉन कॉलिनियर फोर्सेस देन द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस हैज टू बी। दैट मींस कि बॉडी इक्विलिब्रियम है, मतलब नेट फोर्स जीरो है एंड देयर आर अंडर सेट ऑफ नॉन कॉलिनियर फोर्सेस। तो मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस कितने होंगे? तो लेट्स से एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। ओके, अगर वो नॉन कोलिनियर है तो कब नेट मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस एटलीस्ट कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। ओके, कि अगर 2 होंगे तो 2 में तो ऑब्वियसली वो कोलिनियर हो जाएंगे, मतलब एटलीस्ट देयर शुड बी 3 फोर्सेस। ओके, देन वी कैन से द ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम। ऐसे कुछ समथिंग हो सकता है लाइक दिस। ओके, के सो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? एलिवेटर कार हुज फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू 2.7 मीटर, starts ascending with a constant acceleration of 1.2 मीटर per second square. 2 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट बॉल्ट बिगिंस फॉलिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द कार। मतलब यहाँ पर देखिए एक एलिवेटर है, यहाँ पर एक बॉल्ट है, वो बॉल्ट नीचे गिर रहा है। ओके, एंड द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो कितने टाइम में नीचे आएगा? एंड द हाइट ऑफ द एलिवेटर इज गिवन बाय 2.7 मीटर। मतलब इफेक्टिव जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ए प्लस जी हो जाएगा। रे इज 1.2, जी इज 9.8, तो टोटल इट विल बी 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है? फ्री फॉल टाइम फाइंड करना है। तो ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, डी इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट। इसका डिस्टेंस कितना लेंगे? दैट विल बी 2.7। यू इनिशियल स्पीड विल बी 0 बिकॉज इनिशियली बॉल्ट वाज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर। एक्सेलरेशन विल बी 11 एंड टाइम हमें फाइंड करना है। टाइम स्क्वायर विल बी 2 इंटू 2.7 डिवाइड बाई 11, तो 5.4 अपॉन 11 हो जाएगा। मतलब टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 5.4 अपॉन 11। ओके, 5.4 अपॉन 11 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करेंगे, सो इट विल बी समवॉट 0.49 हो जाएगा, जिसका रूट क्या हो जाएगा? 0.7 मीटर पर, सॉरी 0.7 सेकेंड, विच इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। A constant force X on a body of mass 0.9 kilogram at rest for 10 seconds. The body moves at a distance of 2.50 meter. The magnitude of forces is. तो एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है बॉडी पर फॉर 10 सेकेंड एंड बॉडी कितना मूव हुई कि 250 मीटर मूव हुई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल let's find out the acceleration. Force is mass is 0.9 and we don't know the force, but हमें डिस्टेंस पता है। यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, तो आई कैन यूज द इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे? डी इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। डिस्टेंस कितना कवर किया? 250 मीटर। इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, बट टाइम हमें पता है कि दैट इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो यहाँ से 250 इंटू 2 इज 500 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए विल बी इक्वल टू हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स फाइंड करना, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। मास लेना है 0.9, एक्सेलरेशन इज 5, तो आंसर हो जाएगा 4.5 न्यूटन, विच इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। A motorcycle is moving with a velocity of 70 km per hour on a flat road, takes a turn on the road at a point where the radius of curvature of the road is 20 meters. The acceleration due to gravity is 10 meters per second squared. In order to avoid skidding, he must not bend with respect to the vertical plane by an angle greater than. अब कोई भी मोटरसाइकिलिस्ट होता है, उसके ऊपर जो मैक्सिमम वेलोसिटी से तो वो टर्न ले सकता है, वो कितनी होती है? दैट इज आरजी टेन थीटा के इक्वल होती है। ओके, बट थीटा इज द एंगल विद द वर्टिकल। तो हमें अब क्या दे रखा है कि व्हाट द वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 विच इज 20 मीटर पर सेकंड। ये 20 ले लेंगे। रेडियस इज गिवन बाय
20, G is 10 and tan थीटा हमें फाइंड करना है. तो tan थीटा जो हो जाएगा, this will be 400, okay, and ये 20 into 10 डिवाइड हो जाएगा तो 200, and finally we will get 2. Theta will be equal to tan inverse of 2 हो जाएगा, which is B option. Next question पे जाते हैं. The radius of the curved road on national highway is R. Width of the road is B. The outer edge of the road is raised by H with respect to the inner edge so that a car with velocity V can be pass safe over it. मतलब ऐसे कुछ रोड है, outer edge is raised by H. तो H width of the road is B. Radius of the curved road on national highway is R. Width of the road दे रखी है B, okay. Radius of the curved road is R. So radius of the curved road is, this is the R and this is actually B. This is the road, okay. तो width of the road B होगी. अब हमें value of H find करनी है. And the maximum velocity, safe velocity is V. तो हमें पता है कि जो velocity की formula होती है, maximum safe speed when there is no friction, that is equal to root of RG tan theta होती है. अब यहाँ पर tan theta कितना होगा? Let's consider that this is theta. tan theta will be equal to क्या हो जाएगा? H upon R होगा. So if I'll take this as H upon R, so H is H upon B. हमें फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ H फाइंड करना है. आई थिंक दिस इज एक्चुअली B है और ये H R है. सो इन दिस सिनेरियो RG tan theta tan theta will be H upon B हो जाएगा. अगर मैं स्क्वायर कर दूँ रूट साइड तो V स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा RG H अपॉन B. H इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर B अपॉन RG, which is the option. Okay. Next question पे जाते हैं. A 500 kilogram car takes a round turn of radius 50 meter with a velocity of 36 km per centripetal forces. तो centripetal force find करना है, which is mv square by r. M is given by 500, velocity of the car is 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको into 5/18 करेंगे तो that will be equal to 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. एंड R की वैल्यू हमें दे रखी है 50 मीटर. ये 10 हो जाएगा एंड दिस इज 10 into 10 स्क्वायर विच इज 1000 न्यूटन. तो ऑप्शन आ जाएगा C. नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं. ट्रेन स्टॉप सडनली पैसेंजर्स इन अ रनिंग ट्रेन फॉर फील एन इंस्टेंट जर्क इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज. तो एज यू नो कि वो इनर्शिया की वजह से लगता है. The back of seat suddenly pushes the passenger forward. That is a wrong statement. Inertia of rest stops the train and takes the body forward. Not inertia of rest actually. Inertia of motion होगा यहाँ पर. Upper part of the body continues to be in the state of motion, whereas the lower part of the body in contact with seat remains at rest. So that is the correct option. Next question पे जा रहे हैं. Bird weighs 2 kg and is inside a closed cage of 1 kg. If it starts flying, then what is the weight of the bird in cage assembly? तो एक केज के अंदर एक बर्ड है, ओके, इट इज फ्लाइंग. केज का वेट कितना है? 1 किलोग्राम है. तो 1 किलोग्राम इंटू जी. अब ये बर्ड का वेट 2 किलोग्राम है तो 2 into 2g हो जाएगा. दैट विल बी द वेट.
ओके तो बर्ड के, बिकॉज बर्ड इज फ्लाइंग, इट इज नॉट इन कॉन्टेक्ट, तो बर्ड के वेट को काउंटर कौन करेगा? तो बर्ड के वेट को जो काउंटर करेगा वो लिफ्ट फोर्स करेगा। लिफ्ट फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? कि जो एयर होगी वो लिफ्ट फोर्स प्रोवाइड करेगी उसको। तो उसकी जो विंग्स होगी वो भी एयर के ऊपर लिफ्ट फोर्स प्रोवाइड करेगी एंड दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, एयर बर्ड के ऊपर फोर्स लगाएगी इक्वल टू इट्स वेट एंड बर्ड एयर के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा दैट विल बी आल्सो इक्वल टू इट्स वेट। मतलब फाइनली एक 2g जितना वेट नीचे लगेगा, तो वाला टोटल वेट कितना हो जाएगा बर्ड एंड केज असेंबली का? दैट विल बी इक्वल टू 3g हो जाएगा। ओके, 3 किलोग्राम। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन। A Diwali rocket is ejecting 0.05 kilogram of gases per second at a velocity of 400 meter per second. The accelerating force on the rocket. The accelerating force find करना है। तो जब भी रॉकेट का क्वेश्चन आए तो फोर्स विल बी इक्वल टू v dm by dt के इक्वल हो जाएगा। ओके, एंड दैट v is the velocity is 400 meter per second and dm by dt is the amount of fuel which is ejecting, which is 0.05 kilogram per second. So option आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 4 20 न्यूटन, which is B option. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम is hung on a spring balance mounted vertically in a lift. If the lift descends with an acceleration equal to the acceleration due to gravity, the reading on the spring balance will be. अगर लिफ्ट अगर डिसेंड कर रही है, ये स्प्रिंग बैलेंस है, इफ द लिफ्ट इज डिसेंडिंग तो स्प्रिंग एक एक्स्ट्रा फोर्स लिफ्ट के ऊपर कितना होगा? ma होगा। तो रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस कितना हो जाएगा कि बिकॉज बॉडी 2 किलोग्राम की है, तो रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस मतलब जो एपरेंट वेट होगा दैट विल बी इक्वल टू the weight which is gravitational force minus the upward ma force, mg minus ma which is m into g minus a। अब m कितना है कि 2 किलोग्राम है, g की वैल्यू g रखनी है और एक्सेलरेशन इज गिवन बाय दैट इज g ओनली। तो ऑब्वियसली इट इज अ वेटलेसनेस कंडीशन, मतलब जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। ओके, इट इज अ वेटलेसनेस कंडीशन, मतलब स्प्रिंग जो होगी वो अपनी नेचुरल लेंथ में ही आ जाएगी। तो नेट वेट कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ कांस्टेंट। तो कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड में सर्कल में मूव कर रहा है तो हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट एंड इवन एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ओके, तो velocity is also not constant, acceleration is also not constant. Direction of acceleration changes, velocity of acceleration also changes. मतलब आंसर कौन सा आएगा? Velocity and acceleration both change. Next question पर जाते हैं। A machine gun is mounted on a 2000 kilogram car on a horizontal frictionless surface. At some instant, the gun fires bullets of mass 10 kilogram with a velocity of 500 meters per second with respect to the car. The number of bullets fired per second is 10. The average thrust on the system is. So एक कार है, उसके ऊपर एक मशीन गन लगाई हुई है, जैसे वो बुलेट शूट करेगी। ओके, विद रिस्पेक्ट टू दी कार, लेट्स से द बुलेट इज लाइक दिस, ऐसे शूट करेगी। ओके, तो ऑब्वियस है कि एक ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कार के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, तो वो रिएक्शन फोर्स हमें फाइंड करना है। नाउ द रिएक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इनटू n नंबर ऑफ बुलेट्स। तो बुलेट का कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है? तो गन फायर्स बुलेट्स विद 10 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकंड, मतलब बुलेट जो नेट चेंज इन मोमेंटम होगा वो m into v के इक्वल होगा। इनिशियली इट वाज 0, फाइनली इट विल बी इक्वल टू mv डिवाइड बाय डेल्टा t कितना होगा? डेल्टा t इज गिवन बाय the gun fires bullets of mass 10 gram with a velocity of 500 meters of respective number of bullets fired per second. Per second is 1 second में 10 bullets fire की। Mass of the bullet हमें कितना given है? 10 into 10 is to minus 3 kilogram. Velocity is given by 500 meter per second and this is equal to 10.
तो 10 10 100 100 into 10 to minus 3 is 10 to minus 1 and into 500 to 50 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा, which is B option. Next question पे जाते हैं. Elevator weighing 6000 kg is pulled upward by a cable with an acceleration of 5 meter per second square. Taking G to be 10 meter per second square, the tension in the cable is, तो पुल कर रहा है, ओके, विद एन एक्सेलरेशन कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो टेंशन कितना हो जाएगा? टेंशन विल बी इक्वल टू, बिकॉज इट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, तो एक नीचे की तरफ एम ए फोर्स लगेगा प्लस एक एम जी फोर्स लगेगा, एम ए प्लस एम जी, वेर एम कॉमन निकल ले तो ए प्लस जी. एम की वैल्यू कितनी है? तो एम की वैल्यू हमें दे रखी है 6000, एक्सेलरेशन इज 5 एंड जी इज 10, मतलब ये कितना हो जाएगा 6000 इंटू 15, 15 सिक्स कितना होता है 90 होता है, तो हो जाएगा 90,000 न्यूटन, विच इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. A cricket ball of mass 250 gram collides with a bat with velocity 10 meter per second and returns with the same velocity within 0.01 second. The force acted on the bat. तो बैट के साथ कोलाइड होके बॉल वापस आ गया, ओके, विद द सेम वेलोसिटी. तो फोर्स एक्टेड कितना होगा? इट विल बी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, एंड जब भी कोई ऑब्जेक्ट वापस वो वेलोसिटी से रिटर्न होता है जो जिस वेलोसिटी से वो जा रहा था, तो नेट चेंज इन मोमेंटम ऑलवेज 2mv के इक्वल होता है, ओके. एंड डेल्टा टी इज गिवन बाय 0.01 सेकेंड. मास ऑफ द बुलेट इज गिवन बाय 250 ग्राम and the velocity of bullet is given by 10 meter per second. Divide by ये 10 raised to minus 2. तो finally 250 into 2 कितना हो जाएगा 500. 500 into 10 raised to minus 2 divide by 10 raised to minus 2. So this will get cancelled and you will get 500 Newton as the answer. So which is the option. Next question पर जाते हैं. Two bodies of mass 6 kg and 4 kg are tied to a string as shown in the adjoining figure. If the table and pulley are frictionless, then acceleration of the mass 6 kg will be equal to what? तो देखिए यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स कौन सा लगेगा? एम जी. ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स एंड एक एम ए फोर्स, बिकॉज इट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड. यहाँ पर पीछे की साइड एक कैपिटल एम ए फोर्स लगाऊंगा, लेट्स कॉल दिस एज कैपिटल एम एंड दिस इज कैपिटल एम जी. यहाँ पर एक स्मॉल एम है एंड यहाँ पर टेंशन, ओके. सो यहाँ पर अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, फोर्सेस को इक्वेट करो, टी प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी, और यहाँ पर टी इज इक्वल टू स्मॉल एम ए. ये सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पर, टी इज एम ए प्लस कैपिटल एम ए इज इक्वल टू एम जी. तो ए की वैल्यू हो जाएगी एम जी डिवाइड बाई एम प्लस एम. कैपिटल एम इज 6 किलोग्राम, जी इज 10, नीचे स्मॉल एम इज 4 प्लस 10, 4 प्लस 6 सॉरी, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 10, जो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमारा आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. रेस्ट particle of mass 2 kg is initially at rest. A force acts on it whose magnitude changes with time. The force time graph is shown in the figure below. Velocity of the particle after 10 seconds. तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है. अब देखो फोर्स टाइम ग्राफ गिवन है, तो फोर्स इनटू टाइम क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम इज इम्पल्स. इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम. तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो एरिया ऑफ द ग्राफ के इक्वल होगा. अब इसका मुझे एरिया फाइंड करना हो, तो ये ट्राइंगल का एरिया देखो हाफ बेस इनटू हाइट से करेंगे तो हाफ इंटू 2 इंटू 10 इज 10. ये रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 विच इज 20. ये ट्रेपेजियम का एरिया कितना होगा? तो दैट विल बी 10 प्लस 20 अपॉन टू 15. 15 इंटू 2 इज 30 एंड ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट विच इज 10 इंटू 4 विच इज 40. नेट एरिया फाइंड करो तो 70, 80, 90, 100 हो जाएगा. एरिया अंडर द ग्राफ इज 100 एंड दैट इज इन न्यूटन सेकेंड, which is equal to change in momentum. अब earlier because पार्टिकल रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो ही होगा, मतलब फाइनल मोमेंटम एम हो जाएगा एंड दैट वेलोसिटी विल बी एट 10 सेकंड. तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 100 डिवाइड बाय एम हो जाएगा एंड मास इज 2 किलोग्राम, तो दैट विल बी इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड, व्हिच इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. एन एलिवेटर कैन गो अप और डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड एंड इट्स वेट इज बैलेंस विद द टेंशन ऑफ इट्स केबल. एलिवेटर अगर इक्वल यूनिफॉर्म स्पीड पर होगी तो वेट ऑफ द जो होगा वो टेंशन ऑफ द केबल के इक्वल होगा. दैट इज ट्रू. फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट
is more than his or her weight when the elevator goes down with increasing speed. तो अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा तो नॉर्मल फोर्स जो लगेगा बाय द फ्लोर ऑन द पर्सन वो mg प्लस ma के इक्वल होगा. ओके, तो ऑब्वियसली उसके वेट से ज्यादा होगा नॉर्मल फोर्स. मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है. तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, which is C option. A block of root 3 kilogram is attached to a string whose other end is attached to the wall and an unknown force F is applied so that the string makes an angle 30 degree with the wall. The tension T is how much? तो ये टेंशन T के दो कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं. ये भी 30 डिग्री होगा. दिस विल बी T cos 30 एंड दिस विल बी T sin 30. हमें करना है क्या कि T फाइंड करना है. तो T cos 30 को मैं ये वाले जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहां पर लेट्स से कोई टेंशन लग रहा है T डैश ये वाले वायर में. सो T cos 30 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? T डैश के इक्वल हो जाएगी. एंड यहाँ पर जो F की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? T sin 30 के इक्वल. अब ये वाला जो वेट है उसके ऊपर mg फोर्स नीचे लगेगा, ऊपर T डैश लगेगा. तो आई कैन से T डैश इज इक्वल टू mg. तो ये T डैश यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते तो T cos 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा. तो फाइनली T विल बी इक्वल टू mg डिवाइड बाई cos 30. m की वैल्यू हमें गिवन है √3, g की वैल्यू 10 गिवन है, cos 30 इज √3/2. दिस विल गेट कैंसिल्ड, दैट विल बी 20 न्यूटन हमारा आंसर होगा. सो इट इज ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. The restoring force of a spring with a block attached to the end of free end of the spring is represented by. तो restoring force जो होता है of the spring that is always equal to minus of kx होता है. अगर इसको मैं प्लॉट करूंगा ग्राफ पर f वर्सेस x में, तो it will be a linear graph but slope is negative. तो जो इसके साथ मैच हो जाएगा. ओके, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. Distance covered by a body of mass 5 gram having linear momentum 0.3 kilogram meter per second in 5 seconds. तो momentum is given. Okay, momentum is 0.3, mass is 5 gram. तो velocity कितनी हो जाएगी? 0.3 डिवाइड बाय 5 into 10⁻⁻3, which will be 300 डिवाइड बाय 5, तो 60 मीटर पर सेकेंड. ये स्पीड अगर है तो हमें फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बिकॉज इट्स अ यूनिफॉर्म स्पीड. तो 60 into 5 सेकेंड which is 300. तो आंसर ये आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ 500 ग्राम इज गिवन बाय 2t I cap plus 3t square j cap. If the force acting on the particle at t equal to 1 second is I plus x, then the value of x will be, तो velocity given to acceleration कितना होगा? Acceleration will be equal to dv by dt. वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसको फाइंड करूंगा तो that will be equal to 2i cap plus 6t j cap. एंड फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स will be equal to m into a. m is given by 0.5 kilogram. Acceleration is 2i cap plus 6t j cap. That will be I cap plus 3t j cap. हमें t इक्वल टू क्या लेना है? 1 सेकेंड ले लेना है. सो इट विल बी I plus 3j. अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा I plus x तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 3, which is A ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. A body of mass 500 gram moves along x-axis such that its velocity varies with displacement according to the relation v equal to 10 root x. So the force acting on a body will be how much? तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले बेटर है कि इसको स्क्वायर कर देते ताकि रूट निकल जाए. एंड फिर उसको डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ड्यू 2v dv by dt is equal to 100 dx by dt. This is 2v acceleration, that is 100 into v. बोथ साइड v कैंसिल, तो a की वैल्यू हो जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमें फाइंड क्या करना है? फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विच इज इक्वल टू m into a. m is given by 0.5 किलोग्राम, एक्सेलरेशन इज 50, तो ये हो जाएगा 25 न्यूटन. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन.
नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं. F1, F2, F3 are three forces acting on a particle of mass 5 kg. The forces F2 and F3 are applied perpendicular to the particle remains at rest. If the force F1 is removed, then the acceleration of the particle is. तो यहाँ पर F2 फोर्स लेट्स से ऐसे कुछ है, F3 फोर्स ऐसे कुछ है, F1 फोर्स समवट ऐसे कुछ होगा. Okay, this is 10 Newton, this is 8 Newton and this is 6 Newton. तो अगर F1 रिमूव कर दे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो अगर F1 रिमूव कर दे तो ऑब्वियस है कि इन दोनों का जो नेट एक्सेलरेशन होगा, वो नेट फोर्स होगा, वो 10 न्यूटन होगा, इस साइड लगेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सेलरेट करेगी पार्टिकल. ओके, तो F इज इक्वल टू क्या ले लो, m इंटू ए. और F हमारा 10 न्यूटन होगा, मास कितना होगा 5, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ऑप्शन आ जाएगा ए. Next question, a bullet of 10 gram leaves the barrel of gun with a velocity of 600 meter per second. If the barrel of gun is 550 centimeter long, mass of gun is 3 kilogram, and the value of impulse supplied to the gun is, तो impulse find करना है ना. Impulse supplied to the gun will be equal to change in momentum. And change in momentum कितना होगा? So that is mv. mv क्या होगा? Momentum of bullet, momentum of gun, bullet. So bullet का मास कितना है? bullet का मास है 10 ग्राम, which is 10 into 10⁻³ किलोग्राम, और बुलेट की वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकंड है. तो ये सॉल्व करेंगे तो 600 6000 तो 6 न्यूटन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा. जितना मोमेंटम चेंज बुलेट का होगा, उतना मोमेंटम चेंज गन का होगा, तो गन का भी इम्पल्स 6 न्यूटन सेकंड होगा. बी ऑप्शन. A cricket player catches the ball of mass 120 gram moving with 25 meter per second speed. If the catching process is completed in 0.1 second, then the magnitude of force exerted by the ball on the hand of the player. तो F is equal to क्या होता है? डेल्टा P by डेल्टा T, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? That is m delta V by delta T. Delta V is mass is given by 120 gram. पहले बॉल की स्पीड 25 मीटर पर सेकंड थी, बाद में 0 हो गई, मतलब डिफरेंस इन स्पीड कितने हो गए? 25. टाइम कितना लगा? तो 0.1 सेकंड लगा कैचिंग प्रोसेस में. तो 12 इंटू 25 फाइंड करना होगा. 25 12 कितना होगा? 25 12 इज 300, इज 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 2. नीचे भी 10 माइनस 1 है, तो -2 + 1 इज -1, एंड एट 300, तो 30 हमारा न्यूटन फोर्स होगा. दैट इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. अ बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम एक्सपीरियंसेस टू फोर्सेस व्हिच इज F1 एंड F2, द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो नेट फोर्स इज इक्वल टू ma ले लेते हम. नेट फोर्स कितना होगा? इन दोनों फोर्स का एडिशन F1 + F2, तो 5 + 3 इज 8 i cap, 8 + 8 - 4 is 4 j cap, and 7 - 3 is 4 k cap. मास हमें 4 किलोग्राम दे रखा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन विल बी 4 डिवाइड करेंगे तो 2 i cap + j cap + k cap, मीन्स सी ऑप्शन. A wooden block initially at rest on the ground is pushed by a force which increases linearly with time. Which of the following curve best describes the acceleration of the block with time? The force is proportional to time. So ma is proportional to time. The acceleration is also proportional to time. The acceleration versus time graph कैसा होगा? B option होगा. Because initially वो रेस्ट पे था, तो जो इक्वेशन होगी, लाइन होगी, वो ओरिजिन से पास होगी. ओके, means C or वैसे तो B and C both are linear equations, but the correct option will be B because initial speed is 0. Next question पर जाते हैं. The horizontal force of 10 Newton is applied to a block of A as shown in the figure. The mass of the blocks A and B are 2 kg and 3 kg respectively. The blocks slide over a frictionless surface. The force exerted by the block A and block B is. तो ब्लॉक A के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? एक तो 10 न्यूटन फोर्स ऐसे लगेगा,
पहले हम क्या फाइंड कर लेते कि एक्सेलरेशन ऑफ द होल सिस्टम फाइंड कर लेते। तो कंसिडरिंग कि दोनों ब्लॉक एक सिंगल ब्लॉक ही है, जस्ट 5 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, उसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एम से फाइंड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 10/5 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं इंडिविजुअली अगर फाइंड करूँ तो बी के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, तो बी के ऊपर अगर देखो तो एक फोर्स लगेगा रिएक्शन फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, एंड एक पीछे की तरफ फोर्स लगेगा विच इज एम ए सूडो फोर्स। ओके, तो जो आर बी ए होगा वो एम ए के इक्वल होगा, एंड एम कितना है ब्लॉक बी का विच इज 3 किलोग्राम, एक्सेलरेशन इज 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 न्यूटन। मतलब the force exerted by A on B is 6 Newton, which is B option. Next question पर जाते हैं। The massless spring gets elongated by amount x1 under a tension of 5 Newton. Its elongation is x2 under the tension of 7 Newton. For the elongation of 5x1 minus 2x2 the tension the spring will be. तो हमें पता है कि F is equal to minus kx होता है स्प्रिंग फोर्स। तो जब फोर्स उसको 5 न्यूटन मिला तब उसकी जो चेंज इन लेंथ है वो x1 थी, एंड व्हेन द फोर्स इज 7 न्यूटन तब चेंज इन लेंथ कितनी है x2। सो यहां पर हम क्या करते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स में x की जगह पर क्या लिख देते हैं 5x1 माइनस 2x2 के, जब इतना एक्सटेंशन होगा तब टेंशन कितना होगा, फोर्स कितना होगा। तो यहां से मैं 5 के x1 प्लस 2 के x2 लिख सकता हूं। x1 की जगह पर क्या लिख दूंगा, x1 इज इक्वल टू माइनस 5 बाई के, एंड x2 की जगह पर क्या पुट कर दूंगा, तो x2 इज इक्वल टू माइनस 7 बाई के। तो के कैंसिल, यहां से भी के कैंसिल, मतलब फाइनली माइनस 25 प्लस 25 एक्चुअली माइनस 14। तो आंसर क्या आ जाएगा 11 न्यूटन, which is C option. Next question पर जाते हैं। A balloon and its content having mass m is moving off with an acceleration a. The mass that must be released from the content so that the balloon starts moving off with an acceleration 3. मतलब balloon है, okay, with mass m it is accelerating with a, तो कितना मास अगर वो रिलीज करेगा तो उसका एक्सेलरेशन 3 हो जाएगा। सो लेट्स कि पहले जो बलून है उसके ऊपर सम अपवर्ड थ्रस्ट लगता होगा विच इज बियॉन्ड फोर्स, ओके। सो द नेट फोर्स था पहले वो एम ए प्लस एम जी इक्वल टू बियॉन्ड फोर्स था, ओके। तो पहले केस में जो एक्सेलरेशन था वो एम ए प्लस एम जी इक्वल टू एफ बी था। अब जब सम मास रिमूव कर दिया, ओके, तो सपोज करिए क्या कहता है कि स्मॉल एम जितना मास रिमूव किया, तो अब जो मास हो जाएगा बलून का वो कितना हो जाएगा, एम माइनस एम हो जाएगा। एंड नाउ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी एम माइनस एम इनटू जी। तो पहले एज्यूम करते हैं कि लेट्स से कि मैंने अभी जो मास है बलून का वो स्मॉल एम के इक्वल है, तो नीचे की तरफ अब वो क्या करेगा, नीचे की तरफ the mass that was released from the balloon starts moving up at an acceleration 3, मतलब वो 3a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, नीचे की तरफ एक m g तो लगेगा ही प्लस 3m है फोर्स भी लगेगा, एंड buoyancy force will be same जो पहले था। नाउ mg प्लस 3m is equal to fb। अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँ, fb को यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो स्मॉल एम जी प्लस 3m ए दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम ए प्लस कैपिटल एम जी। हमें फाइंड क्या करना है, स्मॉल एम फाइंड करना है। तो स्मॉल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम ए प्लस कैपिटल एम जी डिवाइड बाई
G+3 है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि कितना मास रिमूव कर दिया। तो पहले जो मास था, बाद में जो मास है, उन दोनों का डिफरेंस। तो स्मॉल m की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे m a प्लस एम जी डिवाइड बाई G+3 है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो mg प्लस 3ma माइनस ma प्लस mg, प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा डिवाइड बाई G+3 है। mg माइनस mg कैंसिल हो जाएगा, 3ma माइनस ma विल बी 2ma। In the following figure, the object of mass m is held at rest by a horizontal force as shown. The figure of force exerted by the string on the block is। यहाँ पर देखिए एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट पर ऐसे F फोर्स लग रहा है, एक नीचे की तरफ mg फोर्स होगा एंड यहाँ पर एक टेंशन फोर्स होगा। तो जो टेंशन फोर्स होगा दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। तो टेंशन फोर्स किसके इक्वल होगा? डायरेक्टली यहाँ पर देखो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। वो कितना होगा? mg होल स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये हो जाएगा m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो विच इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन act on different bodies. That is correct. Second, for appearance of the action and reaction, physical contact is not necessary. That is also correct. This law is applicable whether the bodies are at rest or they are in motion. That is also correct. So all of this is correct. Next question. Weight mg is suspended from the middle of a rope whose ends are at the same level. Okay, एक rope है, इसका end same level पर है, middle में एक mg weight suspend किया, the rope is no longer horizontal, the minimum tension required to completely straighten the rope. मतलब rope कुछ ऐसा हो जाएगा। तो कितना टेंशन लगाना पड़ेगा तो completely straighten the rope from both the sides. So यहाँ पर देखिए तो let's say कि this is the angle theta, तो ये हो जाएगा t cos theta और ये हो जाएगा t sin theta। तो हमें क्या करना होगा? ये mg को काउंटर करना होगा। तो mg को काउंटर करने के लिए t sin थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए? mg के इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो दैट मीन्स t की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? mg डिवाइड बाई sin थीटा। अगर मुझे थीटा कितना करना है, थीटा शुड बी, बिकॉज रोप स्ट्रेटन जब होगा तब थीटा कितना हो जाएगा? दैट विल बी 0 डिग्री हो जाएगा। और अगर थीटा 0 हो गया तो साइन जीरो, साइन थीटा भी 0 हो जाएगा, मतलब mg अपॉन 0 हो जाएगा। दैट विल बी इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट टेंशन फोर्स लगाना पड़ेगा टू कंप्लीटली स्ट्रेटन द रोप। सो आंसर कौन सा आएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं। T1 and T2 इन द गिवन फिगर आर, हमें T1 और T2 टेंशन फाइंड करना है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ये पूरे सिस्टम को एक सिंगल ब्लॉक कंसीडर कर लेते हैं। 5, 3 एंड 7, तो दैट इज टोटल कितना हो जाएगा? 15 किलोग्राम एंड 120 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज F अपॉन m होगा। F इज 120, दिस इज 15, तो 15 8 जा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। अब मैं क्या करता हूँ, कोई एक सिंगल ब्लॉक लेता हूँ, लाइक लेट्स टेक द 3 किलोग्राम ब्लॉक, उसके ऊपर 120 इस साइड, टेंशन इस साइड और एम ए इस साइड। तो 120 इज इक्वल टू हो जाएगा एम ए प्लस T1। तो T1 कितना होगा? 120 माइनस एम ए, एम की वैल्यू 3 लेनी है, एक्सेलरेशन इज 8, 8 3 24, दैट विल बी इक्वल टू 96 न्यूटन। ओके, एंड T2 अगर फाइंड करना है तो मैं 7 किलोग्राम वाला ब्लॉक ले लेता हूँ। 7 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे यहाँ पर T2 लगेगा एंड दिस इज MA, where MA is the mass of 7 kilogram. So T2 will be equal to MA, 7 into, so 96 and 56, the C option. Next question पे जाते हैं। In this arrangement shown, the mass M will ascend with an acceleration of,
सो देखिए यहाँ पर एक तो mg फोर्स लगेगा, दिस इज टेंशन हियर, ए ऊपर की साइड है तो नीचे की साइड एम है। यहाँ पर एक एफ फोर्स लग रहा है जिसके पीछे यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लगेगा। Okay, so I can say here that this F force will be equal to tension force, and that tension force is equal to ma plus mg. Well, finally that F force will be equal to ma plus mg, and that F force is 3/2 mg. एंड हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन, एम तो कैंसिल हो जाएगा वैसे भी, 3/2 g माइनस जी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ जी, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इन रॉकेट फ्यूल बर्न्स एट रेट ऑफ 2 किलोग्राम पर सेकंड, फ्यूल गेट्स इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट विद एन वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर सेकंड, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉकेट, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉकेट विल बी v dm by dt, v is 80 kilometer per second which is 8000 meter per 80,000 kilometer per second into 2 किलोग्राम पर सेकंड इसका फ्यूल इजेक्शन रेट है, तो ये हो जाएगा 164 times 0, तो which is 1,60,000 Newton. That will be the force on the rocket, which is this. Next question: a cyclist riding the bicycle at a speed of 14 root meter per second takes a turn around a circular road of radius 20 root meter without skidding. What is the inclination of the vertical? वापस हम क्या ले लेंगे कि v is equal to rg tan theta without maximum speed, safe speed of a bicycle of a cyclist. Okay. So थीटा अगर मुझे फाइंड करना है तो tan theta is equal to हो जाएगा v square upon rg. v की वैल्यू 14 रूट 3, r की वैल्यू 20 रूट 3, and g is not given, so let's take 10 right. तो 14 या 9.8 ले लेंगे तो भी चलेगा। 14 का स्क्वायर कितना होगा? 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 इंटू 3 डिवाइड बाई 20 रूट 3 इंटू 9.8, 9.8 इंटू 2 19.6 होता है, तो ये 20 से हो जाएगा, दिस 20 विल गेट कैंसिल, ये रूट 3 भी कैंसिल, tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट 3 आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट विल बी 60 डिग्री। मतलब हमारा आंसर कौन सा आएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। Arrangement two block system as shown in the figure. The net force acting on 1 kilogram and 2 kilogram blocks are. तो नेट फोर्स अगर फाइंड करना है ऑन द इंडिविजुअल ब्लॉक्स, पहले मैं सिंगल ब्लॉक कंसीडर करके एक्सेलरेशन फाइंड कर लेता हूँ, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू f upon m, which is 6/3, तो दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब फर्स्ट ब्लॉक लेते हैं 1 किलोग्राम का, उसके ऊपर ऐसे 6 न्यूटन लग रहा है, पीछे की तरफ एक लग रहा होगा ma फोर्स, एंड एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा ड्यू टू दिस सेकेंड ब्लॉक। तो जो 6 न्यूटन फोर्स है वो इसको काउंटर कौन करेगा? R12 प्लस m है। तो मैं फाइंड क्या करना है? नेट फोर्स फाइंड करना है, तो नेट फोर्स हम डायरेक्टली यहां से ऐसे फाइंड कर सकते हैं, एक R12 इस साइड और एक 6 इस साइड, बट नेट और सिर्फ नेट फोर्स ही फाइंड करना। नेट फोर्स ऑन फर्स्ट ब्लॉक विल बी इक्वल टू ma होगा एक्चुअली, एंड दैट m इज द मास ऑफ दैट ब्लॉक एंड 2 इज द एक्सेलरेशन, 2 न्यूटन विल बी द आंसर। ओके, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो m इंटू ए से फाइंड इक्वेट कर दो, एंड नेट फोर्स ऑन द सेकंड ब्लॉक कितना होगा? दैट विल बी आल्सो कैपिटल m है, कैपिटल m ऑफ द मास ऑफ दैट ब्लॉक, एक्सेलरेशन पता है कि 2 है, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 4 न्यूटन। तो 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन विल बी द आंसर, व्हिच इज सी ऑप्शन। इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिगर शोज 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय लाइट एक्सटेंसिबल स्प्रिंग, force of 10 Newton is applied on a bigger block as shown in the figure.
with 60 degree with the original and the tension in the string connecting the two masses. तो यहाँ पे 10 न्यूटन के कंपोनेंट्स अगर मैं फाइंड करूँ, एक t cos 60 हो जाएगा, एक t sin 60 हो जाएगा, एंड यहाँ पर एक टेंशन होगा on this string which is let's say t dash. Okay. दूसरा, because this whole setup, उसके ऊपर David must be moving with some acceleration. So let's find out the acceleration first. See, पूरा का पूरा ये सिस्टम है वो m plus m into acceleration से जा रहा होगा यहाँ पर पीछे की साइड. होल अगर मैं इसको एक सिंगल सिस्टम कंसिडर करता हूँ तो t cos 60 इज इक्वल टू होगा m plus m into a. उसमें t जो है वो 10 न्यूटन है तो 10, दिस t is 10 एक्चुअली, तो 10 cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी है? cos 60 की वैल्यू है हाफ, m plus m will be 5 into a. तो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हमें फाइंड क्या करना है? ये टेंशन टी डैश फाइंड करना है. तो अगर मैं 3 किलोग्राम वाला ब्लॉक लूँ या 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक लूँ, 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस होंगे? एक तो पीछे की साइड होगा एम फोर्स एंड दिस साइड इट विल बी टी डैश. बाकी फ्रिक्शन फोर्स तो कंसिडर नहीं करना, तो टी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए, वेयर एम इज द मास विच इज 2, एक्सेलरेशन इज 1, तो आंसर हो जाएगा 2 न्यूटन. तो विच इज बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. A circular road of radius 1000 meter has a banking angle 45 degree. The maximum wave speed of a car having mass 2000 kg will be if the coefficient of friction between a tire and road is 0.5. तो सेफ स्पीड कितनी होती है? RG म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा. ओके. So let's substitute the value. R की value is 1000. G is given by, it's not given, so let's take it 9.8. म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 0.5. टेन थीटा में 10, 45, 1 हो जाएगा. नीचे 1 माइनस 0.5, इट विल बी 1. तो ये 98 double 0. This will be 1.5 divided by 1 minus 0.5, which is 0.5. This will be 3. So नाइन्टी को मैं 49 100 इंटू 2 लिख सकता हूँ. तो 49 का रूट जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा. 49 का रूट होगा 70, 4900 का 2 3 is 6, still 100 रहेगा. एंड रूट ऑफ 6 इज कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली रूट ऑफ 6 होगा 2.6 के अराउंड. So I think the answer will be so somewhat 172 हमारा आंसर होगा, which is A option. Next question पर जाते हैं. Find a maximum velocity for skidding for a car moved on a circular track of radius 100 meter. The coefficient of friction between a road and tire is 0.2 meter. तो यहाँ पर एक्चुअली लेवल रोड होगा एंड हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी मैक्सिमम वेलोसिटी. तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू आर जी हो जाएगा. ओके. अब म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है? म्यू की वैल्यू गिवन है 0.2, आर इज 100
mg is, let's take 10, तो ये 20 इंटू 10 हो जाएगा, या इसको 9.8 लेंगे। तो डी आंसर आ जाएगा। A block weighs W is held against a vertical wall by applying a horizontal force F. The minimum value of F needed to hold the block. मतलब एक वर्टिकल वॉल है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसको हम एक फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं। तो इफ ये नीचे गिर ना जाए तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? एज यू नो कि यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा, एंड दैट F इज इक्वल टू द नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कितना होता है? दैट इज इक्वल टू म्यू सी। यहाँ पर एक तो फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स mg को काउंटर करेगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू mg, एंड इन दैट फ्रिक्शन फोर्स विल बी म्यू n, एंड n विल बी इक्वल टू f। मतलब जो f होगा वो mg अपॉन म्यू के इक्वल होगा। तो मतलब f की वैल्यू वेट डिवाइड बाय म्यू के इक्वल होगी। ओके, मतलब म्यू की वैल्यू नॉर्मली 1 से कम होती है। ओके, तो f की वैल्यू भी क्या होगी? लेस देन w होगी। तो वी हैव टू अप्लाई फोर्स व्हिच इज लेस देन w, व्हिच इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। In the figure shown, a block of weight 10 Newton resting on a horizontal surface. The coefficient of static friction between the block and the surface is mu s equals 0.4. A force of 3.5 Newton will keep the block in uniform motion. Once it is set in motion, a horizontal force of 3 Newton is applied on the block, and the block will. Okay, the block is resting on a horizontal surface. The coefficient of static friction between the block and the surface is 0.4. A force of 3.5 Newton will keep the block in uniform motion. Once it has been set up in motion. Horizontal force of 3 Newton is applied on the block, and the block will. तो बिकॉज अगर यहाँ पर एक पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाओ, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू एन, देन म्यू इज गिवन बाय 0.4, एन इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पर अगर मैं mg की वैल्यू m में वेट इज 10 न्यूटन ले लूँ तो दैट इज 4 न्यूटन हो जाएगा। मतलब 4 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट। ओके, बट एक्चुअली हमने कितना फोर्स लगाया? ओनली 3 न्यूटन, तो ऑब्वियसली ये मूव नहीं करेगा, मतलब इट विल नॉट मूव। सी ऑप्शन है। ओके, ये क्वेश्चन में देखो तो एक A and B of two blocks connected with a spring passing over a frictionless pulley fixed at the corner of a table as shown in the figure. The coefficient of static friction of A with the table is 0.2. The minimum mass of C that may be placed on it to prevent it from moving. तो the coefficient of static friction of A with the table is 0.2. तो A ऐसे मूव करेगा, स्टार्ट करेगा मूव करना। ओके, बिकॉज ऑफ द टेंशन फोर्स। अब जब C रख देंगे उसके ऊपर तो C उसको एक एक्स्ट्रा फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा पीछे की साइड। एक फ्रिक्शन किसका होगा कि जो इट विल बी प्रोवाइडेड बाय द टेबल, एंड एक फ्रिक्शन किसका कौन सा होगा? जो C प्रोवाइड करेगा A के ऊपर। ओके, सो let's first find out the acceleration of the system. Okay, let's say कि mg है, ये टेंशन है,
this is Ma, and here also there is an tension and there is Ma plus friction. So यहाँ से हमें mg इज इक्वल टू Ma प्लस टेंशन मिल जाएगा, एंड यहाँ से हमें Ft प्लस Ma इज इक्वल टू टेंशन मिल जाएगा. ओके सॉरी, यहाँ पर एक्चुअली सी का कोई फ्रिक्शन नहीं होगा बिकॉज इट्स नॉट गिवन हियर. सी एंड ए विल, हमें करना क्या है जस्ट कि अगर ये अगर इक्विलिब्रियम में है, तो हम एक्सेलरेशन कंसिडर ही नहीं करते, बस ये कंसिडर करते कि ये mg है, दिस इज टेंशन एंड दिस इज बस एक्सेलरेशन. देयर इज नो एक्सेलरेशन राइट नाउ. अब ये दोनों ब्लॉक का कंबाइंड मास कितना होगा? द कंबाइंड मास ऑफ दिस टू ब्लॉक्स विल बी, लेट्स कॉल m. ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स होगा ड्यू टू द टेबल एंड यहाँ पर एक टेंशन होगा. सो अगर मैं फोर्सेस को इक्वेट करूँ तो ये जो mg होगा दैट विल बी इक्वल टू टेंशन एंड दैट टेंशन विल बी इक्वल टू द फ्रिक्शन. ओके, अब I can say that mg is equal to friction force, where friction force will be equal to mu into n, where n क्या होगा? तो n is equal to, जो n होगा normal force, total normal force of the two objects, that will be equal to total mg, which is, तो g क्या हो जाएगा? सॉरी, स्मॉल m क्या होगा? स्मॉल m की अगर वैल्यू मैं फाइंड करूं तो कैपिटल mg डिवाइड बाय म्यू g, g will get cancel. कैपिटल m की वैल्यू कितनी है? कैपिटल m means the object mass of b and that is 5 किलोग्राम, एंड म्यू किट कौन सा है? that is 0.2, ये 25 हो जाएगा. मतलब इन दोनों का टोटल मास मिलाकर 25 किलोग्राम होना चाहिए. अब उसमें ए का मास हमें पता है कि 10 किलोग्राम है, तो सी का मास कितना होगा? तो सी का मास जो होगा वो टोटल मास में से 10 माइनस कर दो, दैट इज 25 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 15 किलोग्राम. तो ऑप्शन आएगा ये ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इंक्रीज एज द सरफेस इन कांटेक्ट आर मेड रफ. यस, दैट इज ट्रू कि रफ जितना ज्यादा होगा तो coefficient of friction will increase. The force of friction acts in a direction opposite to the applied force. That is also true. Rolling friction is greater than sliding friction. That is false. Okay, rolling friction is less than sliding friction होता है. Coefficient of friction between wood and wood is less than 1. That is true. तो C option not true. Rolling friction less होता है always sliding friction. Okay, so that's all. Hope आपको सारे questions समझ में आए होंगे. Thank you.